Hello everyone, you are watching YouTube channel Online Education. I am Assistant Professor प्रवीण ठाकुर। आज मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर NTA नेट सेट पॉलिटिकल साइंस फॉर CUT एंट्रेंस पॉलिटिकल साइंस। आज मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 जो है इंडियन पॉलिटी का। इंडियन पॉलिटी जो है सभी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इसके अलावा जो विद्यार्थी HPPSC कॉलेज कैडर की तैयारी कर रही हूँ या साथ में CUET 2022 की तैयारी कर रही हूँ या इसके अलावा कोई भी अन्य एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो जो इंडियन पॉलिटी है वो सभी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न साझा कर रहा हूँ जो आपके लिए एक ट्रैक का काम करेंगे ताकि आप उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर सकें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी लेक्चर नंबर 5। तो पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे पास, नीति आयोग नीति आयोग एक है। तो नीति आयोग का पूरा नाम, इसका पूरा नाम है नेशनल, एन से जो है यहाँ पर क्या है हमारे पास, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका पूरा नाम है नीति आयोग का। इसकी स्थापना जो है की गई है योजना आयोग की जगह। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में की गई थी। तो अब जो है इसका नाम बदलकर जो है 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर जो है नीति आयोग रखा गया है। तो नीति आयोग जो है क्या है, यह एक जो है क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। ठीक है, ये एक कार्यकारी आदेश से सृजित आयोग है। नीति आयोग को एस्टेब्लिश किया गया है किसकी जगह, योजना आयोग की जगह। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडिया। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन जो वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। और आर्टिकल 280 के अंतर्गत भारत का जो प्रेसिडेंट है वो जो है भारत के वित्त आयोग की स्थापना करते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी वही करते हैं। और वो जो है वैसे तो 5 साल के लिए होता है इसका कार्यकाल, वो 5 साल से पहले भी जो है 4 साल के अंदर भी अगले वित्त आयोग का वर्णन या उसकी जो है नियुक्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द पावर टू कर्व आउट न्यू स्टेट्स इज वेस्टेड इन। एक नया राज्य बनाने की पावर जो है किसके पास है, तो एक जो नया राज्य बनाने की पावर है वो है संसद के पास। ठीक है, संसद जो है एक नया जो है स्टेट कार्व आउट करने की पावर रखता है, लेकिन प्रेसिडेंट की कंसेंट ऐसे बिल पर बहुत ज़रूरी होती है। किसी राज्य की सीमा कम करना, किसी राज्य की सीमा को इंक्रीज़ करना या किसी बड़े राज्य के अंदर से छोटे राज्य का निर्माण करना, ये पावर जो है भारत की संसद के पास है। लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति से, जब राष्ट्रपति की स्वीकृति से ऐसा बिल संसद में आएगा तभी जो है एक नया स्टेट कार्व आउट हो पाएगा। तो एक नया राज्य बनाने की पावर जो है इसके अंदर। और आर्टिकल जो 2-3 है ये जो है इससे संबंधित है, टू कार्व आउट न्यू स्टेट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है, भारतीय संविधान में समान काम के लिए समान वेतन जो है किस आर्टिकल में निहित है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज़ बीन एंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ द। तो जो समान काम के लिए समान वेतन है, ये बात करते हैं हमारे पास जो है इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारे पास, समान काम के लिए जो है समान काम, तो ये है हमारे पास राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में। अगर आप आर्टिकल 39D को देखेंगे, आर्टिकल 39D में जो है इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे की बात ये करता है, समान काम के लिए समान पे की ये बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, भारतीय अर्थव्यवस्था सुधार के जनक कौन है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो भारतीय अर्थव्यवस्था सुधार के जो जनक है वो है श्री मनमोहन सिंह जी थे। ये जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये जो है इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म के इनको जनक कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विघटित नहीं किया जा सकता, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। तो जिसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता यहाँ पर वो है हमारे पास जो है राइट आंसर जो है हमारे पास यहाँ पर जो है बी होगा, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता इसे जो है। और अगर आप स्टेट में कहेंगे, स्टेट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो विधान परिषद है, उसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा
राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह एक परमानेंट हाउस है। प्रत्येक 2 साल बाद इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 ईयर होता है। तो सेंटर में राज्यसभा और स्टेट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है जिसे हम कहते हैं विधान परिषद, ठीक है। तो विधान परिषद राज्य में डिसॉल्व नहीं हो सकती, ये भंग नहीं हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन ईयर। तो इसकी स्थापना की गई थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की गई थी 1952 में। और जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो भी 1952 में इसके द्वारा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा आए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन 1975। वर्ष 1975 में आपातकाल की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे, जब ये प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो है श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी, तो उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा, वो उस समय जो है प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ। तो भारत का राष्ट्रपति जो है राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसको राज्यसभा का पदेन सभापति होने के नाते, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होने के नाते इसको सैलरी और अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है। ये एकमात्र एक ऐसा पद है भारत में, भारत के राष्ट्रपति का, जिसको राज्यसभा का पदेन सभापति होने के नाते वेतन और भत्ते मिलते हैं। नेक्स्ट है, द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, 1947 को, तो उस समय स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है कानून मंत्री, प्रथम विधि मंत्री जो थे, इनका नाम जो है, प्रथम विधि मंत्री, इनका नाम था BR अम्बेडकर जी जो है स्वतंत्र भारत की, ये जो है स्वतंत्र भारत की ये प्रथम जो है क्या थे, विधि मंत्री थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु कॉल्स द जॉइंट सेशन ऑफ टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 108 है, आर्टिकल 108 में संसद के दोनों सदनों को जो है बुलाने का जो अधिकार है या बुलाने का जो पावर है वो भारत के राष्ट्रपति के पास है। वो आर्टिकल 108 का यूज़ करके लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। लेकिन किस अवस्था में? यदि जो है कोई ऐसा बिल है संसद में जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन उसमें लोकसभा और राज्यसभा में आम सहमति नहीं बन पा रही है, तो उस विषय पर भारत का राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 108 के अनुसार जो है संयुक्त बैठक जो है बुलाएगा, संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। लेकिन उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा का स्पीकर करता है, उसकी प्रेसिडेंसी जो है कौन करता है, चेयरमैनशिप कौन करता है, वो लोकसभा का स्पीकर करता है। तो संसद के दोनों सदनों को जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार जो है किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संवैधानिक अंग नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नीति आयोग, ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया है। बाकी जो है वित्त आयोग का वर्णन आर्टिकल 280 में दिया गया है, ठीक है। चुनाव आयोग आपके पास 324 से 329 में इसका वर्णन किया गया है। और इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना भी जो है की गई है, आर्टिकल में मुझे भी याद नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्यप्रणाली का परीक्षण करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स एग्जामिन द फंक्शनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज जो है हमारे पास, इसका राइट आंसर हमारे पास सी है। सर्टियोरी जो है उत्प्रेषण लेख जो है ये एग्जामिन करती है फंक्शनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सूची को बताता है? तो विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनमोरेट फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन। तो जो आर्टिकल 51A है, भाग 4A, पार्ट 4A, आर्टिकल
जो है 51A, ये जो है भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों की मौलिक कर्तव्यों को बताता है, जो 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य। अब जब जो है 42nd अमेंडमेंट आया था 1976 में, तो उसके द्वारा जो है भारतीय संविधान में भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया था, जिसके तहत जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी ओरिजिनली। लेकिन एक नया जो है 11वां जो है मौलिक कर्तव्य पेरेंट्स के लिए जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को वो जो है एजुकेशन के लिए फैसिलिटीज़ प्रदान करवाया जाए, जिसे जो है 86th अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जो है RTE बनाकर, राइट टू एजुकेशन बनाकर, आर्टिकल 21A इंसर्ट किया जाता है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये एक मौलिक कर्तव्य भी है और मौलिक अधिकार भी इसको बना दिया गया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे जनाए पब्लिक जो है पर्स का संरक्षक कहा जाता है? हु इज़ कॉल्ड द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स? तो पब्लिक पर्स का जिसे संरक्षक माना जाता है वो है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, आर्टिकल 148 में। कैग, और कैग को फ्रेंड और फिलोसफर कहा जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, तो आर्टिकल 148 में कैग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है, तो हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट का अर्थ यहाँ पर प्रदेशों से है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है। तो स्टेट गवर्नमेंट में जो राज्य का हेड होता है, जिसके नाम पर प्रदेश का संपूर्ण प्रशासन चलता है, वो होते हैं गवर्नर। तो इसका राइट आंसर जो है हमारे पास राज्यपाल है। राज्यपाल के नाम पर वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, उन कार्यकारी हेड होते हैं स्टेट गवर्नमेंट की, उनके नाम पर ही स्टेट गवर्नमेंट के सारे नीति नियम बनते हैं, जो आदेश निकलते हैं। नेक्स्ट, कौन राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह देता है? हु एडवाइजेज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर? तो स्टेट गवर्नमेंट को जो लीगल मैटर पर एडवाइस करता है वो है स्टेट एडवोकेट जनरल, ठीक है। स्टेट को जो है लीगल मैटर पर एडवोकेट जनरल, और सेंटर को जो है लीगल मैटर पर जो है कौन करता है वो है आपके पास अटॉर्नी जनरल सेंटर को, और स्टेट को जो है एडवोकेट जनरल। यहाँ पर तो हु एडवाइज स्टेट, कौन राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह देता है, तो इसका राइट आंसर जो हमारे पास बी होगा, एडवोकेट जनरल इसके लिए होते हैं। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब प्रारंभ हुई? तो ये हुई 2 अक्टूबर 1959 को, राजस्थान के नागौर जिले में और आंध्र प्रदेश में जो है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत का संविधान जो है पार्शली रिजिड भी है और पार्शली फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड ये है कि आसानी से संशोधन ना कर पाएँ, ठीक है, और पार्शली फ्लेक्सिबल है कि आसानी से संशोधन हो जब इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है? तो भारतीय संविधान के द्वारा कुल जितनी भाषाओं को मान्यता है वर्तमान समय में वो है 22 लैंग्वेज को जो है मान्यता दी गई है, ठीक है। 22 लैंग्वेज जो है भारतीय संविधान में है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ जो है मूलभूत अधिकारों का संरक्षक है, द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट इज। तो मूलभूत अधिकारों का जो फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान की भाग 3, ठीक है, पार्ट 3 अनुच्छेद जो है 14 से 32 में नागरिकों को जो 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, यदि वो नागरिकों को वो अधिकार नहीं मिलते हैं तो उन नागरिकों को जो है जिसकी शरण में जा सकते हैं वो है जुडिशरी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है चाहे वो आपके पास हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत नागरिक जो है जा सकते हैं अपने जो है मूल अधिकारों को संरक्षित करने के लिए। तो जुडिशरी जो है संरक्षक है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय तक लागू रहता है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है जब ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करने की जो पावर है वो आर्टिकल 123 में है, तो ये 6 महीने तक लागू रह सकता है। और राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करेगा? जब संसद के सेशन ना हो रहे हो, पिछली लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो गया है, तो अब जो है नई लोकसभा बनने के लिए जो है कम से कम 8 से 9 मंथ लगेंगी। तो अगर इस दौरान अगर किसी महत्वपूर्ण कानून की ज़रूरत है तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश के द्वारा जो है एक कानून बना सकता है। तो इनिशियली ये 6 मंथ के लिए रहेगा, लेकिन अगर नई लोकसभा आ गई तो अगर नई लोकसभा ने इसको जो है क्या कर दिया, इसको जो है वो जो है इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो भारत की जो प्रथम लोकसभा थी उसके अध्यक्ष थे जीवी बालवंकर, ये आपने याद रखना है। ठीक है। भारत की संविधान की प्रस्तावना, द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो है क्या, इंडिकेट्स द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव। तो भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है जिसमें लिखा बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली, तो इसमें ये बताया गया है कि भारत के संविधान जो है जो संविधान की प्रस्तावना है ये हमने यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से प्रावधान लिया है। और संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान के आइडल उद्देश्यों एवं आदर्शों का सार है कि किन किन उद्देश्यों एवं आदर्शों को लेकर भारत का संविधान बनाया गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है किए जाने वाले उद्देश्यों को सूचित करता है कि कौन कौन उद्देश्य अर्जित किए जाएंगे, उनको प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा भारत के संविधान के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू इशू ए रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस वेस्टेड इन ओनली, भारतीय संविधान में हैबियस कॉर्पस जारी करने की शक्ति केवल किसमें है। तो भारतीय जो संविधान में जो हैबियस कॉर्पस को जारी करने की जो शक्ति है वो जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय जो है जो 5 प्रकार की आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रिट्स जारी करने का अधिकार है, HMPCQ। ठीक है। हैबियस कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडेमस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, सर्टियोरी और क्यू वारंटू। तो हैबियस कॉर्पस में होता है कि आप अपना शरीर रख सकते हैं। ठीक है। यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के औचित्य और अनुचित्य के लिए जो है, यदि किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा डिटेंशन किया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी के औचित्य एवं औचित्य के लिए आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत जो है हाई कोर्ट जो है हेबियस कॉर्पस को जारी कर सकता है कि उस व्यक्ति को कहाँ पर, उस व्यक्ति को जो है कहाँ पर न्यायालय में उपस्थित किया जाए ताकि उसकी गिरफ्तारी के औचित्य एवं अनुचित्य को सिद्ध किया जाए। अगर उसको अनुचित आधार पर गिरफ्तार किया गया है तो उस व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जो है उसको जो है लीव करने का, उसको जो है जेल से छुड़वाने के लिए आदेश दे सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टर्म इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान वेतन है। तो ये है हमारे पास राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ये मैं आपको बता चुका हूँ, आर्टिकल 39D इसकी बात करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सरकार के संसदीय रूप में मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है। इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिस्टर आर अपॉइंटेड बाय। ठीक है। तो सरकार की जो संसदीय जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो मंत्री नियुक्त किए जाते हैं राज्य के मुखिया द्वारा सरकार के मुखिया की संतुति पर। ठीक है। द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट जैसे मान लो जो है हेड ऑफ द स्टेट, अगर सेंटर की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है द हेड ऑफ द स्टेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमारा कौन हुआ यहाँ पर सेंटर में? पीएम के द्वारा जब रिकमेंडेशन, पीएम जो है अपने मंत्रियों की एक लिस्ट बनाकर प्रेसिडेंट को सौंपते हैं जब नई लोकसभा का चुनाव होता है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है क्या करते हैं, अपनी मंत्रियों की लिस्ट सौंपते हैं, फिर प्रेसिडेंट उनको जो है क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। और स्टेट गवर्नमेंट में जो गवर्नर है वो गवर्नर जो है अपॉइंटमेंट देते हैं और जो सीएम है वो अपने मंत्रियों की लिस्ट बनाकर देते हैं। तो इसलिए कहा गया राज्य के मुखिया द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा जो है नियुक्ति दी जाती है, लेकिन सरकार के मुखिया, सरकार का मुखिया जो है हमारे पास अगर सेंटर में है तो पीएम, तो अगर स्टेट में है तो सीएम। ठीक है। यहाँ पर जो है हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे पास गवर्नर आएगा। तो इसका राइट आंसर ये रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच।